ओके, न्यूज 24 पर आपका एक बार फिर से स्वागत। मैं हूं मानक गुप्ता और न्यूज 24 टुडेज चाणक्य एनालिसिस के मुताबिक कर्नाटक में इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है और ठीक ठाक बहुमत के साथ आ रही है। ये आंकड़े न्यूज 24 टुडेज चाणक्य एनालिसिस के खुद बता रहे हैं कि कांग्रेस को 120 सीटें मिल सकती हैं प्लस माइनस 11, बीजेपी को 92 सीटें मिल सकती हैं प्लस माइनस 11, जेडीएस को 12 सीटें मिल सकती हैं प्लस माइनस 7 और अदर्स को 3 सीटें मिल सकती हैं प्लस माइनस 3। तो ये न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एनालिसिस कर्नाटक चुनाव को लेकर साफ साफ भविष्यवाणी कर रहा है, अनुमान लगा रहा है कि कर्नाटक में इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी और वही परंपरा कायम रहेगी जो 1985 से कर्नाटक में हर 5 साल में बरकरार रहती है। यानी वहां का वोटर 5 साल में सरकार को बदल देता है और नई पार्टी को मौका देता है। तो 120 के आसपास कांग्रेस सीटें जीतेगी, बीजेपी 92 सीटें जीतेगी, यानी कि बीजेपी 100 का आंकड़ा मुश्किल से छू पाएगी, जबकि जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में नहीं आ पाएगी। कांग्रेस के लिए बहुत ही अच्छी खबर न्यूज 24 टुडेज चाणक्य एनालिसिस से आ रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एनालिसिस ही इस तरह की भविष्यवाणी कर रहा है। ज्यादातर एग्जिट पोल एक आवाज में कह रहे हैं कि इस बार कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आएगी। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य एनालिसिस के मुताबिक कांग्रेस को इस बार कर्नाटक में 42% वोट मिलेगा, 3% का इधर उधर हो सकता है। बीजेपी को 39% वोट मिलेगा प्लस माइनस 3%, जेडीएस को 13% वोट मिलेगा प्लस माइनस 3% और अदर्स को 6% वोट मिल सकते हैं कर्नाटक में हमारे एनालिसिस के मुताबिक। अब देखिए कौन कौन से मुद्दों पर जनता ने वोट डाला। हमारा एनालिसिस कहता है कि 40% लोगों ने इस बार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट डाला है, 40% सबसे ज्यादा। और जैसा हम पहले भी कह रहे थे, संयोग है कि 40% भ्रष्टाचार का ही आरोप कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर लगा रही थी। 26% लोगों ने पार्टी और उम्मीदवार देखकर वोट दिया है, 19% लोगों ने विकास के मुद्दे पर वोट दिया है, 6% लोगों ने लोकल इश्यूज पर वोट दिया है और 4% लोगों ने कुछ और सोचकर अपना वोट कर्नाटक में इस बार दिया है। अब यह देखिए सीटों का प्रोजेक्शन, सबसे अहम आंकड़ा यही है। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एनालिसिस, उसका अनुमान, उसकी भविष्यवाणी साफ साफ इशारा कर रही है सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनेगी और न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बनेगी बल्कि 112 का बहुमत का आंकड़ा भी पार कर जाएगी। हां, इसमें प्लस माइनस 11 ये एक गलती की गुंजाइश जरूर है। अगर ये माइनस 11 हो जाता है तो बहुमत के आंकड़े 112 से 2-3 सीटें पीछे कांग्रेस पार्टी रह सकती है, जबकि बीजेपी को 92 सीटें मिलने का अनुमान है हमारे एनालिसिस के मुताबिक प्लस माइनस 11। अगर ये प्लस 11 भी हो जाता है तो भी सिर्फ 103 सीटों तक ही बीजेपी पहुंच पाएगी हमारे एनालिसिस के मुताबिक, जो कि बहुमत के आंकड़े से 9 सीटें फिर भी कम रहेगा। तो कांग्रेस 120, बीजेपी 92, जेडीएस 12 प्लस माइनस 7। ये गलती की गुंजाइश हमेशा जैसे हर एग्जिट पोल में रहती है, हर अनुमान में रहती है, उसी तरह की गुंजाइश हमारे इस एनालिसिस में भी हम साफ साफ पहले ही बता रहे हैं। अब जाहिर है थोड़ी देर में आपको बाकी सारे जो एग्जिट पोल्स आए हैं उनके भी आंकड़े दिखाऊंगा, महा एग्जिट पोल दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल जो हमारा एनालिसिस कहता है उस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस से आलोक शर्मा जुड़ गए हैं, बीजेपी से डॉक्टर गुरु प्रकाश बस थोड़ी देर में आपको दिखाई देंगे, जेडीएस से मेरे साथ इमरान पाशा हैं और यह स्टूडियो में चुनाव विशेषज्ञ अभय कुमार दुबे बस आपको थोड़ी देर में दिखाई देंगे। आलोक शर्मा, आप इस आंकड़े से सहमत हैं? हमारा जो एनालिसिस बता रहा है 120 सीटें प्लस माइनस 11। आलोक शर्मा। देखिए मानक जी, चाणक्य टुडेज का हमेशा से ठीक ही रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इसमें थोड़ी सी गुंजाइश हो सकती है। हमारा जो आंकड़ा है वो 130 प्लस का कह रहा है, लेकिन अगर प्लस माइनस को लेकर चलें तो काफ़ी हद तक ठीक है। मुझे उम्मीद है कि जो कर्नाटक की जनता ने आज मैंडेट दिया है और जिस तरह से वोटिंग पैटर्न आ रहा है वो 130 प्लस तो कम से कम सीटें कांग्रेस को आई रही हैं। कर्नाटक की जनता को धन्यवाद भी और बधाई भी। धन्यवाद इसलिए कि लोकतंत्र के पारों में उन्होंने चिंतन और मनन के साथ वोटिंग की है, जैसा दिख रहा है अभी, और बधाई इसलिए
कि धन्यवाद इसलिए कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर उन्होंने भरोसा जताया है और हम उम्मीद करते हैं कि जो 5 गारंटी और तमाम चीज़ें हम लेकर जनता के बीच में गए हैं, हमारी सरकार बनेगी तो हमारे वहाँ के लीडर्स उसको पूरा करें। ओके, आलोक जी ने देखिए अभी से बधाई भी दे दी, धन्यवाद भी दे दिया। भाई 13 तारीख को नतीजे आएंगे, थोड़ा सा रुक जाए। आलोक जी, राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दिया, लेकिन ये देखिए एक डिस्क्लेमर तो लगाना पड़ता है, क्योंकि ये एग्जिट पोल, अनुमान, भविष्यवाणियां, हालांकि ये साइंटिफिक है। अभय कुमार दुबे भी आ गए हैं, चुनाव विश्लेषक, चुनाव विशेषज्ञ, आप चुनाव पंडित अभय कुमार दुबे को कह सकते हैं। अभय जी, अभी तक काफ़ी एनालिसिस हो गया, लेकिन अगर ये 120, 92, 12 अगर इन सीटों को देखें, इस आंकड़े को देखें, सबसे ज़्यादा निर्णायक कौन सा फैक्टर आपको इसमें दिखाई देता है जो कांग्रेस को 120 बल्कि +11 करें तो 131 तक पहुंचा रहा है? देखिए, इस चुनाव में जनता दल सेकुलर की हालत पतली दिखाई पड़ रही है। उनके वोट भी गिरे हैं और उनकी सीटें भी गिरी हैं, और ऐसा लग रहा है कि उनका जो स्थायी समर्थन आधार था वो किलेगा वोट। वो पिछले लोकसभा चुनाव में उनके पाले से निकलकर भाजपा में चला गया था। हर चुनाव में जाता था, लेकिन पिछली बार जम के गया था। खुद देवगौड़ा अपना चुनाव हार गए थे, कुमारस्वामी के बेटे अपना चुनाव हार गए थे और जनता दल सेकुलर का तकरीबन पिछले लोकसभा चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया था। इस बार उनकी कोशिश थी कि वो वोट विधानसभा के नाम पर उनके पास वापस आए, लेकिन अभी जो विश्लेषण हुआ उसमें कई पहलू निकल के आए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि वहाँ के जो मुसलमान वोटर जो काफ़ी कुछ जनता दल सेकुलर को ओल्ड मैसूर के इलाके में समर्थन भी देते थे, उनको लग रहा था कि ये इस बार अगर किंग मेकर रहे, अगर सरकार की चाबी इनके पास रही तो ये भाजपा के साथ चले जाएंगे। इसके बाद जनता दल सेकुलर को एक ही परिवार जो है पूरा नियंत्रित करता है, देवगौड़ा परिवार। इस बात को लेकर उनके यहाँ से काफ़ी लोग, उनके बड़े नेता उन्हें छोड़ के भी गए हैं, और उस परिवार में भी आपसी झगड़े हैं। देवगौड़ा लगभग 90 साल के होने के लिए जा रहे हैं, उनका आखिरी चुनाव है। उसके बाद नेतृत्व को लेकर उस पार्टी में बड़े आपस में झगड़े विवाद होने वाले हैं। कुमारस्वामी के नेतृत्व पे ऐसा नहीं है कोई परिवार के अंदर से कोई सवालिया निशान ना हो। तो इस प्रकार की तमाम समस्याओं के कारण जनता दल सेकुलर का प्रदर्शन ग्राफ जो है इस आंकड़े के मुताबिक जो है दिखाया गया है वो गिरता हुआ दिख रहा है। इसका सीधा लाभ कांग्रेस को हो रहा है। मुसलमान वोटरों का अभूतपूर्व ध्रुवीकरण कांग्रेस के पक्ष में हो रहा है। 73% जा रहा है। उसकी प्रतिक्रिया में कोई हिंदू ध्रुवीकरण भाजपा के पक्ष में नहीं हो रहा है। केवल लिंगायत वोट तो अच्छे मिल रहे हैं उनको, लेकिन दूसरी और बिरादरियों के वोट, दूसरे और हिंदू समुदायों के वोट भाजपा के पक्ष में जाते हुए, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूं। हाँ, चाणक्य के आंकड़े जो हैं वो होते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे। तो कुल मिला के इससे कांग्रेस जो है वो लाभ में दिखाई पड़ रही है। ओके, डॉक्टर गुरु प्रकाश भी आ गए। डॉक्टर गुरु प्रकाश, आप अंधेरे में क्यों हैं भाई? भाई आपके पक्ष में नहीं एक चुनाव नहीं आया तो क्या हो गया? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं श्रीनगर में हूं। अच्छा। और किसी कारणवश यहाँ लाइट की थोड़ी समस्या है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं मानक जी, मैं सुन रहा था अभी अभय जी को भी और आलोक जी को भी। एग्जिट पोल है और निश्चित रूप से 7-8 एग्जिट पोल में से 3-4 में कांग्रेस लीड में है, कुछ में हम लोग लीड में हैं, कुछ में लड़ाई कांटे की है। लेकिन आप जानते हैं, अभय जी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक काडर आधारित पार्टी है, बूथ आधारित पार्टी है, शक्ति केंद्र आधारित पार्टी है। और अभी तक की जो हम लोगों को फीडबैक मिली है, जो हम लोगों को रिस्पांस मिला है, उसके आधार पर निश्चित रूप से लड़ाई मजबूत है और कहीं ना कहीं एक एब्सोल्यूट मेजोरिटी की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी और कर्नाटक की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। जब इतिहास में इस चुनाव को याद किया जाएगा, 2023 का विधानसभा चुनाव कर्नाटक का, तो देश याद रखेगा, एनालिस्ट याद रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जब यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, इश्यूज की बात कर रहे थे, बेंगलुरु में मेट्रो की कनेक्टिविटी एयरपोर्ट तक पहुंचे इसकी बात कर रहे थे, कर्नाटक कोविड का बेस्ट परफॉर्मर स्टेट रहा, हाईएस्ट एफडीआई का स्टेट रहा, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम का स्टेट रहा, हम इन मुद्दों पे बात कर रहे थे, तो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता सोनिया जी ने कर्नाटक की संप्रभुता, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के लिए अमर्यादित टिप्पणी, बजरंग बली, बजरंग दल, पीएफआई जो कि ऑलरेडी बैंड संगठन, उनको बैन करने की बात। तो ये चुनाव के बाद जब विश्लेषण होगा, जब इतिहास लिखा जाएगा, तो इसको याद किया जाएगा कि मुद्दों पे किसने राजनीति की और किसने कम्युनलाइज किया राजनीति को। गुरु प्रकाश, एक सेकंड, इसी तरह के आरोप तो कांग्रेस भी लगाती है ना। बीजेपी पर बहुत सवाल उठते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, सांप्रदायिकता के मुद्दे उठाते हैं, फिर आप राष्ट्रवाद का मुद्दा ले आते हैं, आप भावनात्मक मुद्दे ले आते हैं। ये आरोप तो आप पर भी लगते हैं, लेकिन यहां तो आंकड़ों की बात हो रही है। अगर कांग्रेस ये चुनाव जीत रही है और हमारा आंकड़ा कह रहा है न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य का 120 +-11
देखिए अगर माइनस हो गया 120 में से तो बहुमत के आंकड़े से ये 2-3 सीट पीछे रह जाएंगे, बहुत ज्यादा पीछे नहीं, और प्लस हो गया तो 130 के पार निकल जाएंगे। और आपका 92 में प्लस माइनस 11 है, अगर प्लस भी हो गया तो भी 103 होता है। कहने का मतलब सारे के सारे एग्जिट पोल, ज्यादातर मैं कह रहा हूं, एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, कांग्रेस चुनाव जीत रही है। हमारा एग्जिट पोल भी कह रहा है, गलती की गुंजाइश को अगर मान भी लें तब भी कांग्रेस बहुमत के आंकड़े के पास है। अब यह मत कहिए कि कांग्रेस ने ये मुद्दे उठाए, वो उठाए, जो भी उठाए, हम यहां आंकड़ों की बात कर रहे हैं। डॉक्टर गुरु प्रकाश, नहीं तो हम स्वीकार कर रहे हैं इस बात को, हम पूरी विनम्रता से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं मानक जी। लेकिन मैं देख रहा था न्यूज नेशन का भी सर्वे है, रिपब्लिक का भी सर्वे है, तो सर्वे पे जाने का भी कोई अर्थ नहीं है, अभी बहुत क्लोज है। और हम लोगों ने मानक जी ऐसे सैकड़ों डिबेट किए हैं। बिहार में क्या बता रहा था सर्वे, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे पास। जब अच्छा, एक संभावना हो सकती है, एक संभावना हो सकती है आपके लिए, ये जो जेडीएस की 12 सीटें आ रही हैं, अगर इसमें प्लस माइनस 7 में प्लस 7 हो जाता है तो जेडीएस की 19 हो जाती हैं अभय जी। और अगर बीजेपी के लिए 92 है, इसमें प्लस माइनस 11 में प्लस हो जाता है तो 103 हो जाता है। देखिए ये जो यानी ये संभावना बनी रहेगी। देखिए सर्वेक्षणों में जो भूल चूक वाला आंकड़ा होता है, कि भूल चूक वाला जो आंकड़ा होता है, सवाल ये है कि इस आंकड़े को हम कैसे पढ़ें, इसका तात्पर्य कैसे निकालें। तो इस आंकड़े को पढ़ने का एक सबसे अच्छा तरीका ये है, मेरी निगाह में, जिस तरह मैं पढ़ता हूं, कि चुनाव मुहिम किस तरीके से चली। चुनाव मुहिम से आपके मन और मस्तिष्क के ऊपर आपकी जो विश्लेषण क्षमता है उस पर क्या छाप पड़ती है। वो ट्रेजेक्ट्री अगर आप देखेंगे तब आपको ये जो प्लस माइनस है, इसमें आप ज्यादा बेहतर निर्णय ले पाएंगे कि प्लस किधर होगा और माइनस किधर होगा। ये मैं कह रहा हूं। ऑल राइट, इमरान पाशा, देखिए सवाल तो उठेगा इमरान पाशा, आपकी 12 सीटें हैं, अगर प्लस 7 हो गया, मान लीजिए 19 आ गई और बीजेपी की 100 के आसपास आ गई, तो इमरान पाशा क्या बीजेपी के साथ जाएंगे? अब तो वोटिंग हो गई है, अब आप खुलकर बता सकते हैं जेडीएस का प्लान बी क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूं कि जो सर्वे आप दिखा रहे हैं वो सरासर गलत है। और एक बात, मुझे थोड़ा मोबाइल की स्क्रीन पर ठीक से वीडियो नहीं दिखाई जा रही है। वो हमारे एक मित्र बैठे हैं पैनलिस्ट में, वो कह रहे थे कि देवेगौड़ा जी का ये आखिरी चुनाव है। आप होते कौन हो बोलने वाले के आखिरी चुनाव है करके? क्या भगवान हो? हाँ, अरे एक वरिष्ठ नेता है देश के, पूर्व प्रधानमंत्री है, जेडीएस पार्टी के प्रेसिडेंट है। इमरान 90 साल है। अरे रुकिए ना इमरान, एक सेकंड, जो उनका कमेंट वापस ले, इलेक्शन की सुन तो हद है, लीजिए भाई, इलेक्शन सुन की लीजिए, हद मैं तक आपको बात पूरा करें। मौका दूंगा बोलने का, मेरी बात तो सुन लीजिए, पूरा मौका दूंगा आपको बोलने का, जो कहना है आप कहिएगा। अभय कुमार दुबे सिर्फ एक चुनाव विशेषज्ञ, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और मैं उनसे सहमत हूं। जब भी कोई नेता 80-85 के पार चला जाता है, उसके बाद अब 90 के हो ही गए हैं वो। ये बात आप गलत अरे मेरी बोल बात रहे तो हैं। सुन लीजिए भाई। आप अगर हमारे नेता के बारे में बात इलेक्शन के रिजल्ट की हो रही है, एग्जिट पोल की हो रही है, उस पर बात करें, ठीक है? अरे अब आप किसी ये व्यक्ति एक मिनट, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके नेता का विश्लेषण ना किया जाए, एक मिनट रुकिए ना इमरान भाई। कर्नाटका की आवाज, अरे इमरान रुकिए तो सही भाई, एक सेकंड रुकिए ना, मेरी बात तो सुनिए। अब आप चाहते हैं कि आपके नेता के ऊपर कोई टिप्पणी ना करे, उनका राजनीतिक विश्लेषण ना करे, उनके बारे में कोई भविष्यवाणी ना करे, ऐसे कैसे हो सकता है? व्यक्तिगत टिप्पणी ना करे। अरे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है भाई, वो टिप्पणी इमरान नहीं है, भाई, विश्लेषण है वो। इमरान भाई मैं आपसे माफी मांगते हुए कह रहा हूं, इमरान भाई मैं आपसे माफी मांगते हुए कह रहा हूं, देवेगौड़ा जी के जीवन, उनके व्यक्तिगत रूप से उनकी दीर्घायु के ऊपर मेरी कोई टिप्पणी नहीं थी। मैं चाहता हूं वो 100 साल से ऊपर जिए, 110 साल जिए, और भी ज्यादा जिए। मैं ये कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जब वो 90 साल के होने जा रहे हैं तो राजनीति में उसके बाद में सक्रियता आमतौर पर खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वो और भी सक्रिय रहते हैं और आगे अभी 2-3 चुनावों में भी आपकी पार्टी का नेतृत्व करते हैं तो उसका स्वागत है। स्वागत है, आपका फैसला है वो। अब बोलिए इमरान पाशा, अब मुद्दे पर आइए और बताइए, अगर आपकी 20 आ गई और बीजेपी की 100 आ गई, क्या बीजेपी के साथ जाएंगे? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, मैं पिछले 2-3 घंटों से मीडिया डिबेट पर बैठ रहा हूं, हर एक चैनल में एक डिफरेंट सर्वे दिखाया जा रहा है। तो इस सर्वे को देखकर, देखिए आपका जो सवाल है उसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता। मैं ठहरा पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, बड़े बड़े दिग्गज नेता है, और वो उनके ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरह से आने वाले दिनों में किस तरह की रणनीति इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ओके। अब आपने देखिए, आपने और गुरु प्रकाश ने भी कहा ना कि बहुत सारे एग्जिट पोल में कुछ इधर उधर भी हैं, तो हमने एक महा एग्जिट पोल तैयार किया है, जो अलग अलग एजेंसीज ने एग्जिट पोल किए हैं, उनके नतीजे अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आएंगे। उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि क्या सारे के सारे एग्जिट पोल एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे ऊपर देखिए न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एनालिसिस है जो कह रहा है कांग्रेस को 120, बीजेपी को 92, जेडीएस को 12। अब इनमें थोड़ा थोड़ा गलती की गुंजाइश है, ±11 बीजेपी और कांग्रेस में है, जेडीएस में ±7 है। उसके नीचे आइए, आज तक एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल 122 से 140 तक दे रहा है कांग्रेस पार्टी को, 140 तक। बीजेपी को 62 से लेकर 80, यानी सबसे अगर अच्छा हालात भी रहा बीजेपी का तो भी 80 से ऊपर नहीं जाएगी बीजेपी कर्नाटक में इस बार, ये आज तक एक्सिस माई इंडिया कह रहा है। फिर जेडीएस 20 से 25 और अदर्स को 0 से 3। तो आज तक और एक्सिस माई इंडिया का सर्वे एग्जिट पोल 122 से 140 सीटें दे रहा है कांग्रेस पार्टी को, और सबसे बड़ी जीत शायद इस माह एग्जिट पोल में, इसी एग्जिट पोल में कांग्रेस की दिखाई दे रही है। तीसरे नंबर पर आइए, एबीपी सी वोटर का एग्जिट पोल कह रहा है कांग्रेस को 100 से 112 मिलेंगी, बीजेपी को 83 से 95 मिलेंगी और जेडीएस को 21 से 29। इसमें भी देखिए, इसमें बस ये है कि अगर इस एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देती है तो बहुमत के आंकड़े को छू लेगी, उसके आसपास घूमेगी। उसके पार हो सकता है फिर जो अदर्स हैं वो प्ले में आ जाएं, जेडीएस प्ले में आ जाए, ये सब सिनारियो बाद। फिर इंडिया टीवी और सीएनएक्स का सर्वे है जो 110 से 120 सीटें दे रहा है कांग्रेस पार्टी को, 80 से 90 दे रहा है बीजेपी को और 20 से 24 दे रहा है जेडीएस को। फिर आइए नीचे, टीवी 9 और पोल स्टार 99 से 109 कांग्रेस, 88 से 98 बीजेपी और 21 से 26 जेडीएस। और उसके बाद पोल्स ऑफ पोल्स, ये भी एक एवरेज आप मान सकते हैं, 108 से 120 कांग्रेस के लिए, 81 से 91 बीजेपी के लिए और जेडीएस के लिए 18 से 23। यानी कुल मिलाकर बीजेपी किसी भी सर्वे में 100 का आंकड़ा पार नहीं कर रही है, जबकि कांग्रेस सबसे ज्यादा 40 सीटें और सबसे कम भी अगर पकड़े तो 99। पर जेडीएस, इमरान पाशा कह रहे थे कि हमारा गलत है, जेडीएस के लिए तो अबे दुबे सब में वही 20 से और 25 का आंकड़ा है। नहीं, देखिए ये आपका महा एग्जिट पोल है, इसका संदेश बिल्कुल साफ है। कांग्रेस अपने प्रतिद्वंदियों से आगे है और अच्छी खासी आगे है, और ये पहले दिन से चुनावी मुहिम चल रही है और हम लोग उसको देख रहे हैं, तब से हमें लगातार ये संदेश मिल रहा है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि कांग्रेस पीछे हुई हो और भाजपा आगे हुई हो, या कोई जनता दल सेकुलर की किस्मत में कोई बड़ा उछाल आता हुआ दिखाई दिया हो। कुछ एक ओपिनियन पोल्स में जरूर ये आया था कि शायद कांटे की टक्कर है, कुछ में बीजेपी थोड़ा आगे है। देखिए वो उसमें आप कुल मिला, अब आप चूंकि औसत निकाल रहे हैं, तो अगर आप ओपिनियन पोल का भी औसत निकालेंगे तो उसमें भी कांग्रेस बहुत आगे दिखाई पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब आलोक शर्मा देखिए, ये तो एग्जिट पोल है, ये सिर्फ एक अनुमान है, इसमें जाहिर है आंकड़े 13 तारीख को आएंगे। तो जो सवाल मैंने भी इमरान पाशा से किया वो मुझे आपसे भी करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको कुछ एक सीटों की जरूरत पड़ गई सरकार बनाने के लिए, तो क्या जेडीएस के साथ जाने का विकल्प खुला है? और क्या मुख्यमंत्री पद की कुर्बानी देने को आप तैयार होंगे अगर आंकड़े कुछ ज्यादा कम रह गए तो? देखिए मानक जी, हमने पहले भी जेडीएस को मौका दिया, ऐसा नहीं था कि मौका नहीं दिया गया। और सिचुएशन जो आज है, जिस तरह के एग्जिट पोल तमाम आ रहे हैं, और उसको अगर हम को रिलेट करें कि जो मुद्दे हैं मुख्य तौर पर कि 40% भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा है, 10% विकास और 26% पार्टी के कैंडिडेट, अगर इन तीनों चीज़ों को देखें तो मुझे नहीं लगता कहीं पर भी कांग्रेस पार्टी को किसी की भी आवश्यकता पड़ेगी। हमें जनता ने आशीर्वाद दिया है, ऐसा प्रतीत होता है। राजनीति है, राजनीति में संभावनाएं रहती हैं, चुनाव ख़त्म हो गया है, तो उसके ऊपर मैं अभी टिप्पणी करने के लिए ना तो अधिकृत हूँ और ना ही ऐसी मुझे अवस्था नज़र आती है कि कहीं पर भी हमें जेडीएस की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर जेडीएस 12-12 पर आ गई तो पाशा भाई देखिए, उसमें फिर जेडीएस का भविष्य जो है कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा दिखाई देगा। गुरु प्रकाश बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, मैं छोटे भाई के रूप में उनका बहुत सम्मान करता हूँ और उनकी अपनी भावनाएं हैं, लेकिन गुरु प्रकाश भाई को मैं ये कहना चाहूँगा कि चुनाव में हार और जीत लगी रहती है। 2014 के बाद हम तो हारे बहुत हैं, आप भी बहुत हारे हैं। तो प्रवक्ता जिस तरह से आज आप सभ्यता का परिचय दे रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं।
और मेरी शुभकामनाएं हैं, आप जीवन में बहुत अच्छे प्रवक्ता बनेंगे। चुनाव में हार और जीत चलती रहती है। मुझे ऐसा लगता है मानक जी, जो मुद्दे हैं आज, ये मुद्दे जनता के मन में थे और मैंने ग्राउंड पे 22 दिन वहीं पर देखा। वहाँ ये बजरंगबली और मोदी साहब ने जो जो झूठ बोले और सब कुछ नहीं चल रहा था वहाँ पर। जनता केवल सीधा कह रही थी कि भ्रष्ट सरकार है ये, इनको हटाना है। और ये तय हो गया है मानक जी, कर्नाटक का चुनाव लैंडमार्क होगा पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में, लोकतंत्र में। जिस दिन कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार बनेगी, उस दिन बीजेपी की सरकार मुख्य मुद्दों पर लौटने के लिए मजबूर हो जाएगी। ओके। ये जो रोज के नए ड्रामे थे ना, आज रिजर्वेशन, कल दंगे हो जाएंगे, परसों यूसीसी, परले दिन फिर मंदिर, फिर बजरंगबली और फिर हनुमान चालीसा। बीजेपी की सरकार हारते ही देखना आप, तुरंत रेट कम होंगे पेट्रोल और डीजल के, और वैकेंसियां निकलेंगी केंद्र सरकार में, आप ये देख लेना। और 2024 में इनके तंबू उखड़ जाएंगे। ये 13 तारीख को शाम को इसी समय हम और आप चर्चा मैं इंतजार ही कर रहा था कि बीजेपी आलोक के शर्मा तंबू उखड़ 2024 का नाम कब लेंगे। और जेडीएस की अगर 12 सीट रह गई एग्जिट पाशा पोल भाई, के आंकड़े आते ही देखिए आलोक शर्मा ने ऐलान कर दिया है, गुरु प्रकाश आप तैयारी कर लीजिए, बोरिया बिस्तरा बांध लीजिए। और देखिए आंकड़े भी तो है ना, एक्सिस माई इंडिया का पोल तो 140 तक दे रहा है गुरु प्रकाश। नहीं देखिए, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, हम बहुत सीखते हैं उनसे। मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है, हम बहुत सीखते हैं और एक दूसरे से लगातार संवाद भी करते हैं, लेकिन कुछ बातें समझ लेनी जैसी है। थैंक यू। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के सुपुत्र प्रियांक खरगे जी चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने ट्वीट किया है और इस ट्वीट से आगे की पटकथा स्पष्ट हो जाती है। उन्होंने क्या ट्वीट किया है? पोलिंग स्टॉप्ड इन बूथ 178, प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज प्रॉम्प्टिंग इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू वोट फॉर बीजेपी। ये आज का ट्वीट है श्री प्रियांक खड़गे जी का। अब ये आगे की पटकथा कैसे तैयार हो रही है, जिस प्रकार ये ट्रेल करना शुरू करेंगे। और मैं पोल का एवरेज देख रहा था, कहीं भी 10 से 15 सीट का मार्जिन है। और पिछला चुनाव देखे, उससे पिछला चुनाव देखे, वोट में मार्जिन क्या होता था? 500 वोट, 700 वोट। तो अभी इट्स टू अर्ली टू मेक अ कॉल। मैं बस इतना सबमिट करना चाहता हूं कि अभी पूर्वानुमान करना, अभी जैसे हमारे यहाँ कहावत है, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। कांग्रेस के लोग भले ही आज खुश हो लें, कल खुश हो लें, लेकिन 13 तारीख को कौन खुश होगा वो कर्नाटक की जनता होगी। और कर्नाटक की जनता बताएगी कि हाईएस्ट एफडीआई वाला स्टेट हो, कोविड में बेस्ट परफॉर्मेंस का स्टेट हो। ओके। अच्छा गुरु प्रकाश, ओके, जो मैंने सवाल अभी आलोक शर्मा से और इमरान पाशा से किया था, आपसे भी पूछना पड़ेगा। देखिए संभावना है, हो सकता है कि बहुमत के आंकड़े से कांग्रेस भी पीछे रह जाए, आप भी 100 के आसपास आ जाएं और 20, 25, 30 सीट जेडीएस की आ जाए, क्योंकि सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं 20 से 30 तक जेडीएस आएगी, उससे नीचे नहीं जाएगी। तो क्या कोई संभावना है क्या कि आप कुमारस्वामी को सीएम बनवा दें, कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए और सत्ता में आने के लिए कैसे भी, क्योंकि आपको भी यह दिखाना है 24 से पहले कि हम जीत रहे